हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस यूनिट। सेकेंड यूनिट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज न्यूक्लियर फिजिक्स की। और जो सेकेंड यूनिट है हमारे पास, दैट इज़ अबाउट द न्यूक्लियर मॉडल। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया। अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस को कैसे हम लोगों ने डिस्कवर किया, कैसे हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था, कौन से एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने क्या देखा, क्रॉस सेक्शन देखा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन देखा। फिर हमने न्यूक्लियस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, हमने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करके उनकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को रेशियो देखा, फिर उसका एक ग्राफ देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने न्यूट्रॉन के बारे में देखना शुरू किया, न्यूट्रॉन की स्टडी करनी शुरू की। तो न्यूट्रॉन को काफ़ी गहराई से जब देखा, मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके उसके रिलेटेड इक्वेशन को देखा, हमें काफ़ी कुछ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता चला कि वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो स्पिन पर डिपेंड करता है, वो शॉर्ट रेंज का होता है, वो सैचुरेटेड होता है। और स्पिन स्पिन का क्या रोल होता है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के साथ, वो हमने देखा। तो उसके बाद फिर जब हम न्यूट्रॉन के आगे बढ़े, न्यूट्रॉन में तो चूंकि L=0 पर ही सारी बात चल रही थी, ग्राउंड स्टेट पर हमें एक्साइटेड स्टेट देखना था। तो फिर हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग करके देखी। ये सारे एक्सपेरिमेंट इस तरह से कुछ किए। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर आगे और बढ़ते हैं। तो फिर हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखते हैं। और युकावा की जो थ्योरी थी, जो कि फील्ड थ्योरी है एक तरह की, उसके बारे में हम लोगों ने एक शुरुआती आइडिया बना लिया था। इतना कुछ हम लोगों ने कर लिया। अब जिस न्यूक्लियस के बारे में इतनी सारी बातें चल रही हैं, असल में उसके अंदर क्या हो रहा है, वो ऑबलेट होना, प्रोलेट होना, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी का होना, ये सब कुछ जो हम होता हुआ देख रहे हैं, आखिर इसको हम कैसे स्टडी करें। इसके लिए तब हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जवाब को दे पाएंगे जब हम एक न्यूक्लियस के बारे में हमारे पास एक आइडिया हो। देखो, उस दौरान हमें डेवलप करना पड़ा न्यूक्लियर मॉडल। जैसे आपने, अब इसको मैं कैसे कहूँ, जैसे आप लोग छोटे छोटे क्लासेस में या देखते होंगे, जब विज्ञान प्रदर्शनी होती है तो बच्चे मॉडल बना के लाते हैं। मॉडल मतलब क्या वो सोच रहे हैं, उसको छोटे छोटे तरह से कुछ मोटर लगा करके पवन चक्की चला दिया, पानी गिरा दिया, वोल्केनो दिखा देता है कि मॉडल, उनको ही तो मॉडल कहते हैं। तो हमें मॉडल बनाने की ज़रूरत कब पड़ी? जब वो चीज़ें वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी या हमारी पहुंच में नहीं थी। अगर मेरी पहुंच में होती तो मैं लोगों को ले जाके उस चीज़ को दिखा देता कि देखिए यही है कैसे काम हो रहा है ये, क्योंकि उसको हम ला नहीं सकते यहाँ पर। तो हमने उसकी देखा देखी थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर ला के बना दी। तो अक्सर हम मॉडल तब यूज करते हैं जब हम रियल सिचुएशन को उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते या हम जानते नहीं हैं। आई होप यू फॉलो द लॉजिक। तभी हम मॉडल बनाते हैं। जैसे बिल्डर है, बिल्डर क्या करता है, उसको एक 25 मंजिला बिल्डिंग बनानी है। कैसे बनानी है? या तो उसका 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाए, या फिर वो क्या करते हैं, उसका 3 डायमेंशनल मॉडल बनवाते हैं। तो 3 डायमेंशनल मॉडल में क्या होता है, एक आर्किटेक्ट जो होता है कोई डिजाइनर के साथ मिलता है और थर्माकोल, लकड़ी, इन सब की सहायता से वो एक मेज पर एक 25 मंजिला बिल्डिंग का मॉडल बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब लोग उस बिल्डिंग में जो पैसा देने हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो जब उस ऑफिस आते हैं उस बिल्डर के, तो अपने सामने मॉडल देखते हैं। तो उसको देख के घूम के देखते हैं कि जब बिल्डिंग बन जाएगी तो कैसे दिखेगा, कहाँ पार्क होगा, कहाँ क्या होगा। तो इससे वो थोड़ा सा उस सिचुएशन को रिलेट कर पाते हैं कि जब ये बनेगा तो ये कैसा दिखेगा। सेटिस्फैक्शन लेवल की भी बात होती है और थोड़ा सा जिज्ञासा भी होती है इस तरह से। तो वहाँ हम मॉडल दिखाते हैं, क्योंकि हम असली बिल्डिंग अभी बनाए नहीं हैं। हम उसको कब बनाएंगे, फिर बनाते बनाते उसमें क्या चेंज आएंगे, वो थोड़ा सा दूर की बात हो जाती है। तो न्यूक्लियस में भी ऐसा ही हो रहा था। तो सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि हमें न्यूक्लियर मॉडल डेवलप करने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वो वास्तविकता के करीब होने, मतलब करीब होते हैं, वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता तो कुछ और होती है, जो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम चलता है। तो मॉडल्स का एक तरह से मतलब ये निकल के आता है कि हम कुछ सीमाओं के तहत उस ऑब्जेक्ट को मिमिक कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। जैसे उस बिल्डर ने क्या किया, मॉडल बनाने में उसे छोटे छोटे बाहर से खिड़की कैसे दिखेगी, बाहर से बिल्डिंग कैसे दिखेगी, ये दिखा दिया। अब वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस 25 मंजिला बिल्डिंग जो 2 फुट का मॉडल, उसमें घुस करके अंदर किसी फ्लैट के अंदर कैसे दिखेगा, वो आप उतना नहीं गहराई में जा सकते हो।
है ना। तो कुछ सीमाओं की वजह से वो मॉडल बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सवाल है कि आखिर हमें न्यूक्लियर मॉडल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो भाई, हमारे लिए साइंस में अगर हम कहेंगे रियलिटी कुछ है, व्हाट इज़ रियल, तो इस चीज़ का पता सबसे अच्छे तरीके से कब पता चलता है, जब मैथमेटिकल इंसाइट हमारी आती है। अगर हमने किसी फिनोमिना की मैथमेटिक्स डेवलप कर ली और उस मैथमेटिक्स के सारे पहलुओं को हमने समझ लिया, तो हम कहते हैं नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कम्प्लीटली, हम एक दावा कर सकते हैं। लेकिन जब ये मैथमेटिक्स खुद अपने आप को असहज हो जाती है, जब मैथमेटिक्स खुद वहाँ पर कुछ बता नहीं पाती है, तो ऐसी स्थिति में रियलिटी क्या होगी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और चूंकि मैथमेटिक्स भी हमें बहुत कुछ नहीं बता रही है, शायद इस वजह से क्योंकि हमें मैथमेटिकल मेथड नहीं मालूम है कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, तो फिर हम यहाँ पर सहायता लेते हैं मॉडल्स की। ये हमेशा ये जनरल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो चाहे हमने एटॉमिक मॉडल डेवलप किया, हमने चाहे न्यूक्लियर मॉडल डेवलप किया, चाहे हम यूनिवर्स का मॉडल डेवलप करते हैं, चाहे हम तमाम तरह के मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं साइंस में, वो मॉडल इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा है उसको हम किसी तरह जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी तरह से फिट कर रहे हैं। इसलिए कि मैथमेटिक्स हमारे सामने उस समय मतलब मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट सी है। समय के साथ साथ जैसे जैसे मैथमेटिक्स की समझ बढ़ती है, तो हमारे पास नए नए मैथमेटिकल टूल आ जाते हैं, और फिर हम उन टूल की सहायता से वापस जा करके उन मॉडलों की एनालिसिस करते हैं, और जैसे हमारे इसकी थ्योरी आ जाती है, तो फिर वो हम उसको मॉडल नहीं कहते, वो एक कंप्लीट थ्योरी हमारे सामने बन जाती है। तो सवाल ये है हमारे पास अभी कि वाई वी नीड टू डेवलप द न्यूक्लियर मॉडल्स। कितने कौन कौन से मॉडल थे हमारे पास, वहाँ जाने से पहले ये समझना है कि वाई वी हैव टू डेवलप द मॉडल्स। तो चलो हेडिंग लिखो या क्वेश्चन लिखो, वाई वी नीड टू डेवलप न्यूक्लियर मॉडल्स। वाई वी नीड टू, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई वी नीड टू डेवलप द न्यूक्लियर मॉडल्स। लिखें इसके बारे में, द न्यूक्लियर फोर्स हैज मैनी यूनिक फीचर। द न्यूक्लियर फोर्स हैज मैनी यूनिक फीचर such as nuclear force is charge independent, comma, nuclear force is spin dependent, comma, nuclear force is short range. Nuclear force is short range and is mainly effective within the dimension of nucleus. ब्रैकेट में लिख दोगे 2 फेम्टोमीटर 1.7 तक हम लोग ने बात की थी, तो 2 फेम्टोमीटर की रेंज में ही ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। एंड सच फोर्सेस डू नॉट अपीयर एल्सवेयर इन द नेचर। सच फोर्सेस डू नॉट अपीयर एल्सवेयर इन द न्यूक्लियस। क्या कह रहा हूं मैं कि ये न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, शॉर्ट रेंज के होते हैं, 2 फेम्टोमीटर की रेंज में ही काम करते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर यह भी है कि ये बल न्यूक्लियस के अलावा और कहीं में दिखाई भी नहीं पड़ते। जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं तो हमारे सामने ग्रेविटेशन आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, बाकी की तरह के फोर्स आ जाते हैं, बट इस तरह का फोर्स न्यूक्लियर फोर्स हमें दिखाई नहीं पड़ता। न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ता है उस 2 फेम्टोमीटर की रेंज में, जो कि न्यूक्लियस की जो डायमेंशन है उस रेंज में ही दिखाई पड़ता है। आगे लिखें, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी थ्योरेटिकली। द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर in comparison to atomic structure.
न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस वजह से, क्योंकि बाहर कहीं दिखता नहीं। जैसे अगर हम बात करें कि एटॉमिक फोर्स की, तो एटॉमिक जो मॉडल है उसके अंदर कौन सा बल हमारे सामने दिखा था, तो एटॉमिक के केस में हमारे सामने जो बल आता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कई जगहों पर स्टडी कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी की सिंपल से जैसे हमने कंघी किया, बाल को किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले गए, कागज़ टुकड़ा चिपकना शुरू किया, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वैसे ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, जो एटॉमिक मॉडल में जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हम एटम के अलावा बाहर भी देखते हैं। आप टीवी स्क्रीन के सामने अपना हाथ ले जाइए, आपके हाथ के जो रोए हैं, ये बाल हैं, ये टीवी स्क्रीन की तरफ खींचते हैं। आप जाड़े के दिनों में अपना स्वेटर उतारते हैं तो आपको चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है ना। आप बलून को लेकर के बाल पर रगड़िए और आप उसको टच कराइए तो आपके बालों खींचते हैं। आप थर्माकोल को लीजिए, चाकू से काटिए, जब चाकू से काटोगे तो थर्माकोल की महीन महीन रेसे निकलते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे, वो दाने चाकू पे चिपक जाते हैं। जैसे यहाँ पे सेलोफिल, बहुत पतली सी प्लास्टिक की पन्नी होती है ना, सेलोफिल कहते हैं शायद उसको। तो अगर हम जैसे कॉपी कवर पे होती है, तो अगर हम उस कॉपी कवर से उस सेलोफिल को चीर दें, एक पतली सी स्ट्रिप निकाल दें, तो आप देखोगे कि वो जो पन्नी निकलती है सेलोफिल, वो आपके उंगली पे चिपकने लगती है। आप उसको छुड़ाते हो इस उंगली से तो उस पर चिपक जाती है। ये सारा कुछ क्या बता रहा है? ये सारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रेजेंस को दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी को हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, और वही उसको हम किसी भी तरीके से स्टडी करें और उसको अप्लाई कर दें हम न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हमारे पास तो बहुत तरीके हैं एटॉमिक मॉडल में उस फोर्स को अलग देखने के। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की दिक्कत क्या है कि वो और कहीं दिखते भी नहीं है। वो अगर आपको देखना है तो आपको न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। न्यूक्लियस इतना छोटा इलाका होता है, इतना कम्पैक्ट होता है कि उसके अंदर जाने के लिए हमें बहुत सारे टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हम बहुत हाई एनर्जी के प्रोटॉन भेजें, बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भेजें, तब हम शायद उसके अंदर जा पाएँ। तो इस वजह से थ्योरेटिकल जो मॉडलिंग थी न्यूक्लियर फोर्सेस की, वो काफ़ी कठिन थी एज कम्पेयर टू द एटॉमिक मॉडल। वही आपने लिखा है, आगे लिखो, देयर ऑल्सो एग्जिस्ट मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट मैनी अनआंसर्ड questions related to the basic model of nucleus. There also exist many unanswered questions related with the basic model of nucleus and the presence of nuclear force. And the presence of nuclear force. Full stop. Some important questions are as follows. हम इसको कैसे कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कुछ अनुत्तरित प्रश्न थे, कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हमारे पास नहीं थे। उन जवाबों को भी हमें ढूंढना था, और उन जवाबों की तलाश ने हमको इस बात के लिए मोटिवेट किया कि कुछ न्यूक्लियर मॉडल हमें डेवलप करने चाहिए। तो कुछ अनुत्तरित प्रश्न क्या है, लिखिए। पहला प्रश्न लिखिए, मतलब पहला पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, बट स्टिल अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, but still the alpha particle, यानी कि group of 2 proton and 2 neutron and beta particles are emitted from nucleus. Why? सवाल क्या है हमारे पास? अरे भाई, न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है, यानी कि न्यूक्लियस को बनाने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो आखिर कुछ न्यूक्लियस अपने अंदर से इन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को अल्फा पार्टिकल के रूप में या बीटा पार्टिकल के रूप में बाहर क्यों फेंक देते हैं? सवाल समझ रहे हो ना? सवाल ये है कि जिन चीज़ से न्यूक्लियस मिलकर बना है, न्यूक्लियस को बनाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, आखिर कुछ न्यूक्लियस
उसी चीज़ को अपने से बाहर क्यों फेंकते हैं? अगर वो उनके महत्वपूर्ण अंग हैं तो उनको तो हमेशा उनके अपने साथ रखना चाहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को, उनको बाहर क्यों फेंका जाता है? तो ये एक प्रश्न था उस समय लोगों के सामने। यानी मूल रूप से क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है। तो न्यूक्लियर मॉडल की आवश्यकता थी हमें रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जुड़ा है रेडियो एक्टिविटी के साथ। दूसरा लिखोगे, दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है हम लोग ने जो बनाया था वो कुछ ऐसा था, यहाँ तो उठता है उसके बाद फिर ऐसे हो जाता है, तो कुछ एक कांस्टेंट सा होता है 7 से 8 के बीच में, 8 से 8.5 MeV के बीच में कांस्टेंट सा होता है, और काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से 90% एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि इस कैटेगरी में आ जाते हैं जहां बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो आखिर सवाल ये है कि बहुत भारी के लिए ये नीचे है, बहुत हल्कों के लिए ये कम है, अधिकतर न्यूक्लियाई के लिए ये कांस्टेंट क्यों होता है? तो सवाल था क्यों ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, व्हाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, व्हाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट for almost constant for most of the nuclei, for most of the nuclei। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो होता है वो अधिकतर न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होता है। अब यहाँ हमने बहुत कम एटॉमिक नंबर वाले भी छोड़ रखे हैं, बहुत हाई एटॉमिक नंबर वालों को भी छोड़ रखा है, इसलिए ऑलमोस्ट हम लोगों ने वर्ड यूज किया। तीसरा लिखो, द एक्साइटेड इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तीसरा क्वेश्चन है, इज द एक्साइटेड स्टेट of nucleus is present। क्या न्यूक्लियस भी एक्साइट होता है? If yes, then how to explain it? Comma, if yes, then यहाँ पे कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप होना। If yes, then how to explain it? समझे सवाल क्या है? क्या जैसे एटम एक्साइट होता है, जब एटम को हम ऊर्जा देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, इसी को हम एक्साइटेशन ऑफ एटम कहते हैं। तो क्या जैसे एटम एक्साइट होता है इस तरह से न्यूक्लियस भी एक्साइट होता है? अगर न्यूक्लियस एक्साइट होता है तो हम इसको कैसे समझा पाएंगे? इसको समझाने के लिए फिर क्या हमें, अब भाई न्यूक्लियस के अंदर कोई सेंटर तो है नहीं, न्यूक्लियस तो खुद ही सेंटर है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। एटम में क्या होता है कि सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, चारों तरफ लगाते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, तो उनकी अपनी अपनी ऊर्जा स्तर होते हैं। जब ऊर्जा स्तरों में ऊपर नीचे जाते हैं तो हम कहते हैं एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड से एक्साइटेड में गया। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ऐसा तो है नहीं कोई बीच में एक प्रोटॉन हो बाकी प्रोटॉन उसका चक्कर लगा रहे हैं, या बीच में प्रोटॉन है सारे न्यूट्रॉन उसका चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि चार्ज वहाँ पर उस तरह से है नहीं, एक न्यूट्रल है एक पॉजिटिव है। तो अब सवाल ये होता है कि अगर आपको न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट बताना है तो आप कैसे बताओगे? कैसे उसमें ऊर्जा स्तर के बारे में बात करोगे? कैसे उसमें आप बात करोगे कि एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल है, एक हायर एनर्जी लेवल है? तो सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियस एक्साइट होता है? अब अगर आप कहते हो हाँ न्यूक्लियस एक्साइट होता है इसीलिए उसमें से गामा रे निकलती है, तो फिर हमें समझाइए कि आखिर इस एक्साइटेशन को हम समझाएं कैसे? ऊर्जा स्तरों के रूप में समझाएं कि अंदर किसी और तरह गति के रूप में समझाएं? तो ये एक हमारे सामने सवाल था। चौथा क्वेश्चन लिखो, हाउ टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, हाउ टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज सच एज स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी। How to explain the nuclear properties such as spin, magnetic moment and the nuclear stability। ऑब्जर्वेशन, अभी तक हमारे पास क्या आता है? हमने प्रयोग किए, ऑब्जर्वेशन देखा, जो ऑब्जर्वेशन देखा उसको हमने रिपोर्ट कर दिया। हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि लाइट एलिमेंट के लिए इस तरह का स्टेबिलिटी कर्व होता है n=z। आप जैसे जैसे भारी होते जाते हैं, एटमों करते जाते हैं, आपका कर्व ऐसे ट्रांसफर होता है। ये तो हमने सर्जे ने देखा था बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके, ये तो देखा था,
ये तो दिख रहा था। सवाल है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, तो आपने ये देख दिया। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस क्यों का जवाब हमारे पास नहीं था। हम तो ये कह रहे थे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हैं तो स्टेबिलिटी है, लेकिन हैवी एलिमेंट में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, तब वो स्टेबल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, न्यूट्रॉन हैवी हो करके ज़्यादा प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन जा करके कैसे उसको स्टेबल बना रहे हैं, इसको कैसे समझाया जाए, उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं था और इसके लिए हमें मॉडल की आवश्यकता थी। तो वही हमने आपको लिखवाया है कि स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट या स्टेबिलिटी को आप कैसे समझाओगे। आगे लिखो, why some heavy nuclei with odd atomic why some heavy nuclei with odd mass number why some heavy nuclei with odd mass number undergoes fission with odd mass number undergoes fission by thermal neutrons। अब ये एक घटना होती है, इसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। उसमें हम देखते हैं कि थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब होता है कम गतिज ऊर्जा के साथ चलने वाले न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा नहीं होती, ऐसा लगता है कि बस खाली हीट है उनके पास, हीट की वजह से उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली है। तो अब ऐसे धीमे धीमे मतलब कंपैरेटिवली धीमे धीमे चलने वाले न्यूट्रॉन जब किसी यूरेनियम, जैसे यूरेनियम है या थ्योरियम है, इनसे टकराते थे तो उसको तोड़ देते थे, उसमें फिजन होना शुरू हो जाता था। जबकि अब हमारा लॉजिक तो ये कहता है कोई बहुत तेज़ी से आती हुई चीज़ टकराएगी तो जिससे टकरा रही है उसको तोड़ सकती है। तो फास्ट न्यूट्रॉन जब उनसे टकराते थे उन न्यूक्लियाई से तो वो नहीं टूटते थे, ऐसा होता था कि फास्ट न्यूट्रॉन आर पार चले गए उसके। लेकिन जब हम ये देखते थे कि कुछ कंपैरेटिवली कम एनर्जी से जाने वाले न्यूट्रॉन उन न्यूक्लियाई से टकरा रहे हैं तो उनको तोड़ दे रहे हैं। अब ये हमारे कॉमन सेंस के अगेंस्ट लग रहा था कि टूटना तो ज़्यादा एनर्जी से टक्कर वाले के लिए होना चाहिए ना, कम एनर्जी से टक्कर वाले के लिए टूट रहा है, ज़्यादा एनर्जी से नहीं टूट रहा है न्यूक्लियस, ऐसा क्यों हो रहा है। न्यूक्लियर मॉडल से हमें ये जवाब चाह रहे थे, तो वही आपने लिखा, वाई सम हैवी न्यूक्लियाई विथ ऑड ए अंडरगोज फिजन बाय थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब टेक्निकली इसका मतलब होता है कम काइनेटिक एनर्जी का न्यूट्रॉन। अगला लिखो, वाई द न्यूट्रॉन एक्सेस मतलब न्यूट्रॉन की अधिकता फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, वाई द न्यूट्रॉन एक्सेस फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई changes according to relation a to the power 5/3। क्या लिखा है, why the neutron axis for stable nuclei changes according to relation a to the power 5/3। इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब ये है ऐसा कुछ हो रहा था जैसे हमने कहा कि n प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ जा रहे थे आप देखो इनके बीच का अंतर बढ़ रहा है। न्यूट्रॉन जो है संख्या में प्रोटॉन से ज़्यादा है, यानी कि n-z जो है वो अब कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर n-z 0 था, इस जगह पर n-z 0 है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो n-z जो है वो पॉजिटिव आता है। अब सवाल ये है कि n-z कितना बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे ऐसे इसके लिए मान लो n-z 2 था, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से 2 ज़्यादा है। फिर आगे जाने पर वो 4 हो गया, आगे जाने 12 हो गया, आगे जाने पर 40 हो गया, यानी जितने प्रोटॉन है उससे 40 ज़्यादा न्यूट्रॉन है। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये क्या किसी नियम को फॉलो कर रही है, तो लोगों ने पाया हाँ एक नियम काम कर रहा है। जैसे आपने ये है, ये कोई A है, अगर इस A की वैल्यू पे देखो तो इस A की वैल्यू पर प्रोटॉन की संख्या ये है और न्यूट्रॉन की संख्या ये है, यानी कि इस A की वैल्यू पर हम एक n-z निकाल सकते हैं। और देखा यह गया कि जो n-z होता है ये A की पावर 5/3 पे के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर यहाँ पर कुछ A की वैल्यू अगर हमारे पास 40 है
तो हम 40 का 5/3 रूट निकालें, उसकी उस पावर को कैलकुलेट करें, कोई नंबर आएगा, वो नंबर आया मान लो, जस्ट हम मुझे कैलकुलेट तो नहीं किया, जस्ट हम बताना चाहें अगर, तो अगर हमारे पास नंबर आया 12, तो इसका मतलब है कि इस A पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस कितना है 12, और ये 12 नंबर इस A की पावर 5/3 को कैलकुलेट करने से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये था कि आखिर ये कैसे आपको पता चला, यही 5/3 ही होगा, 3/2 या 7/3 ऐसा नहीं होगा, इसको कैसे हम बताएं। यानी हमें एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जो इस तरह के वेयर्ड किस्म के ऑब्जर्वेशंस को समझा सके। तो ये हमारे कुछ सवाल थे। अब अगला हम ये कहते हैं कि आखिर चलो ठीक है, सवाल है हमारे पास, अब हमारे पास अगला सोचने का तरीका है कि क्यों ना हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करें, जैसे ड्यूट्रॉन केस में यूज किया था। ड्यूट्रॉन केस में तो हमने कुछ अजम्पशन नहीं माने थे, कोई मॉडलिंग नहीं की थी, हमने कहा अच्छा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, चलो भाई लिखो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा, सॉल्व किया, खुद ही उसने बताया कि इनर वेव फंक्शन कितना होगा, आउटर वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, कितने % यहाँ एल स्टेट 0 पे होगा, कितने एल मिक्स स्टेट पे होगा, पोटेंशियल वेट जो वेल है उसकी गहराई कितनी होगी, सब तो मैथमेटिक्स से निकल के आ गया। तो क्या हम न्यूक्लियस के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते? आप समझो प्रॉब्लम। श्रोडिंगर इक्वेशन एक डिफ़िकल्ट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ड्यूट्रॉन के इसमें क्या था, सिर्फ 2 एलिमेंट थे, तो 2 तरह के इक्वेशन, तो वो एक को हमने फिक्स मान लिया, दूसरे को ऑसिलेट मान लिया, तो वो एक तरह से एक चीज़ फिक्स मान के एक ही चीज़ वाइब्रेट कर रही थी, तो वो एक वन बॉडी प्रॉब्लम में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था। याद करो बच्चों, आपको याद होगा हम लोगों ने रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज किया था कि हम रिड्यूस मास के बारे में बात करते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को हमने एक मास म्यू से रिप्लेस कर दिया था। तो जब हम लोगों ने प्रॉब्लम लिखी थी तो हम लोगों ने म्यू यानी रिड्यूस मास यूज किया था, और रिड्यूस मास यूज करने का मतलब ये है कि आप 2 बॉडी को 2 बॉडी की तरह ना यूज करके 1 बॉडी की तरह यूज कर रहे हो, और उस 1 बॉडी का मास आप म्यू ले लेते हो। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की एक लिमिटेशन ये है कि ये 1 बॉडी सिचुएशन में तो बहुत अच्छे से काम करती, किसी तरह से अगर आप अपनी प्रॉब्लम को 1 बॉडी में कन्वर्ट कर ले जाओ, चाहे एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप स्टडी करो, या आप उनको रिड्यूस मास के थ्रू एक इक्विवेलेंट 1 बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर लो, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन न्यूक्लियस एक सिंगल बॉडी नहीं थी, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के अलावा जाओगे तो बढ़ ही जाएंगे। अब ये एक मल्टी बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगी वो एक मल्टी बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगी। मल्टी बॉडी मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल के बारे में बात करनी होगी आपको, और आपको एक वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा, एक वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा जो मल्टी बॉडी ऑब्जेक्ट के लिए आपका वेव फंक्शन होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके अंदर आप सोचो, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक न्यूट्रॉन यहाँ है, एक न्यूट्रॉन यहाँ है, ऐसे है, कितने तरह के फोर्स होते हैं, इसका इसके साथ फोर्स, इसका इसके साथ फोर्स, इस दूसरे न्यूट्रॉन का इसके साथ फोर्स, इसका प्रोटॉन के साथ फोर्स, इनका इसके साथ फोर्स, इसका इसके साथ फोर्स, साथ ही साथ इसकी स्पिन का बिहेवियर, इसकी स्पिन का बिहेवियर, इसके स्पिन का बिहेवियर। स्पिन में भी हो सकता है डाउन हो सकता है ये डाउन हो, तो इसका अप इस डाउन के साथ, इसका डाउन इसके अप के साथ, इसी तरह से इसका अप डाउन कुछ भी हो सकता है, इसका अप डाउन कुछ भी हो सकता है। तो अब आप खुद ही सोचो, डिस्टेंस भी कौन सा प्रोटॉन न्यूट्रॉन से 2 फेम्टोमीटर के अंदर है तो अलग तरह का फोर्स, 2 फेम्टोमीटर से बाहर है तो अलग तरह का फोर्स। कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर। सिर्फ 4 न्यूक्लियॉन लिए आपने, उनकी स्पिन की अपनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो गए, उनकी डिस्टेंसेस के बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए। अभी तो हमने ये कहा, मान लो हम एक न्यूट्रॉन यहाँ कर दे, एक प्रोटॉन यहाँ कर दे, और तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएंगे। तो अब आपको ऐसा वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा जिस वेव फंक्शन के अंदर ये सारी वैरायटी, स्पिन की वैरायटी, इनकी डिस्टेंस की वैरायटी। अभी तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात ही नहीं की, अभी तो हमने L बराबर 0 और फिर L बराबर 1, 2 या 3 की तो बात ही नहीं की। पॉसिबिलिटी तो इनकी भी होगी। तो आप जरा रिलेट करके सोचो इस बात को थोड़ी देर के लिए शांत होकर के, कि अगर हम सभी तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेने वाले, स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, डिस्टेंस,
इन सबको। पैरिटी भी हम लोग ने बात की थी, उसको भी लेके पैरिटी 1 है, इवन है या ऑड है, ये सब कुछ जब लोगे तो आपके पास किसी तरह से एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा वेव फंक्शन का। ठीक है, आ गया वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन। लेकिन इस वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन को अब आपको सेकंड ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो श्रोडिंगर की है उसमें रखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो बच्चों याद हो उसमें बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ती है, आपको कुछ इनिशियल वैल्यू कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब आपको इतने सारे वेरिएबल, डिस्टेंस की, स्पिन की, मैग्नेटिक मोमेंट की, इनकी इनिशियल वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। उस कंडीशन को निकाल के रखोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। कुल मिलाकर के हम एक ऐसे भयानक गणितीय झमेले में पड़ जाएंगे कि शायद हम सॉल्व ही ना कर पाएँ। इवन आज की डेट में 2022 में जबकि हमारे पास अच्छे खासे पावरफुल कंप्यूटर हैं तो भी हम कई मामलों में अपने आप को सीमित महसूस करते हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी सीमित महसूस करती है कि नहीं अभी हमें और कैलकुलेशन की चाहिए आवश्यकता। इस साल जो फिजिक्स का नोबेल दिया गया है वो फिजिक्स का नोबेल इंटेगलमेंट के लिए है, जो कि क्वांटम कंप्यूटर को समझने की दिशा में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और क्वांटम कंप्यूटर हमारी वो उम्मीद है भविष्य की कि अगर हमने क्वांटम कंप्यूटर को सही से बना लिया, उसको सही से काम कराना शुरू कर दिया तो हम उससे वो सारे कैलकुलेशन कर ले जाएंगे जो अभी के वर्तमान के सुपर कंप्यूटर भी हमसे नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अगर सोचो आप आज से 60 साल पहले जाओ तो उस समय तो लोगों के पास ये वाले कंप्यूटर भी नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। तो उस जमाने के लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि गणितीय रूप से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बजाय हम मैथमेटिक्स में प्रवेश करने के हम अपने हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ मॉडल बनाते हैं। हम इस न्यूक्लियस की तुलना पानी की बूंद से करके करें, हम इस न्यूक्लियस की तुलना हिलते हुए स्फेरिकल बॉल से करें, कपकपाते हुए बॉल से। सोचते एक जेली का बॉल, एक जेली है जो कि जिसको हिला दो तो जेली हिल रही है, अपना आकार डिस्टॉर्ट करे, उससे करें। किसी तरह से तुलनात्मक रूप से हम अब अपने मॉडल को डेवलप करना शुरू करें। तो चलिए अगले पैराग्राफ से लिखें। अगले पैराग्राफ से आपको लिखना है कि बाय क्वांटम मैकेनिक्स इट इज़ क्लियर दैट by quantum mechanics, it is clear that the microscopic systems can be explored. The microscopic system can be explored mathematically. With the help of Schrödinger equation. Full stop. In case of full stop. For Schrödinger equation we required a wave function. For Schrödinger equation we required a wave function of the system. For nucleus this wave function must be a multi-particle nature, है ना, बहुत सारे पार्टिकल हैं उसके अंदर, तो वेव फंक्शन मस्ट बी अ मल्टी पार्टिकल नेचर। अब जो मल्टी पार्टिकल नेचर होगा इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल होंगे, स्पिन के, डिस्टेंस के, मैग्नेटिक मोमेंट के, और इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना मैथमेटिकली इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यू कैन से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखोगे मैथमेटिकली the solution of Schrödinger equation for multi-particle wave function is extremely difficult. Full stop. This is also true for
दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर atomic physics. This is also true for atomic physics where atoms have multi electrons. Where atoms have multi electrons. देखो बच्चों, हम लोगों ने ड्यूट्रॉन के लिए किया था, ड्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों को सॉल्व करके हम रिड्यूस मास ले जाते हैं। हमने एटॉमिक फिजिक्स में अपनी सारी मैथमेटिक्स की थी हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन ले लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इनके लिए भी आप रिड्यूस मास निकाल लेते हो। तो हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अच्छे सॉल्व हो जाती है, ड्यूट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अच्छे सॉल्व हो जाती है। लेकिन जैसे हम ड्यूट्रॉन के बाद हैवी न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, हमारे सामने मल्टी पार्टिकल नेचर का वेव फंक्शन आ जाता है, जिसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही हाइड्रोजन से ज़्यादा हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा ये होता है कि एक मॉडल डेवलप करो और बजाय बार बार श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के, इस मॉडल के हिसाब से आप अपनी सारी बातचीत करना शुरू करो। तो इस तरह, इसी वजह से एटॉमिक मॉडल भी डेवलप हुआ था, एक तरह से आप कह सकते हो। और यही ज़रूरत यहाँ महसूस हो रही थी कि एटॉमिक फिजिक्स की तरह से हमें न्यूक्लियर फिजिक्स में भी एक मॉडल को डेवलप करना पड़ेगा। तो आगे लिखोगे, इन द देयरफॉर, फुल स्टॉप, देयरफॉर in nuclear physics as well as in atomic physics, therefore in nuclear physics as well as in atomic physics, models are invented. Models are invented because we don't know how to solve the Schrödinger equation, because we don't know how to solve the Schrödinger equation in multi-particle or many-body situations. हमें ये नहीं मालूम था कि हम कैसे सॉल्व करें श्रोडिंगर इक्वेशन को, मल्टी पार्टिकल कह लो या मैनी बॉडी सिचुएशंस में कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे लिखोगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्जैक्ट थ्योरी अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर मॉडल्स, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्जैक्ट मैथमेटिकल थ्योरी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्जैक्ट मैथमेटिकल थ्योरी, a number of nuclear models has been developed. Full stop. These models are based on different set of simplifying assumptions. These models are based on different sets of simplifying assumptions. Full stop. Due to this, each model is capable of explaining. Due to this, each model is capable of explaining only a part of experimental knowledge about the nucleus. Able, फिर से बोल दे रहा हूँ, each model is capable of explaining only a part of experimental ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटल नॉलेज अबाउट द न्यूक्लियस। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जब मॉडल डेवलप करना शुरू करते हो तो आपके सामने, वैसे तो आपका मकसद तो यही होगा कि हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करें जिससे पूरे न्यूक्लियस की सारी चीज़ें हमारे समझ में आ जाएं। अभी जो मॉडल का डेवलप करना था, ये एक अलग अलग दिमाग की अपनी अपनी एक एक्सरसाइज थी। जैसे आपको डेवलप करना शुरू किया तो आपने अपना फोकस किया कि लाओ हम ऐसा मॉडल डेवलप करें, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को हम सोचें, ऐसा एजम्पशन ले कि स्पिन को सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर ले जाएं, स्पिन क्यों होता है उसके बारे में। आप लग गए उसके बारे में, उसी समय एक दूसरा व्यक्ति है, हो सकता है उसने स्पिन के बजाय बाइंडिंग एनर्जी पर, कर्व के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जैसे हम जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं, सपोज आपने सोचा कि आज हम कुछ खाना बनाते हैं, तो जब आप ये निर्णय लोगे कि खाना बनाना है, तो आपके सामने ये एक
ऑब्जर्वेशन होगा कि हमारे पास है क्या खाना बनाने के लिए। अगर आपके पास भिंडी नहीं है तो आप भिंडी नहीं बना सकते, आपके पास लौकी है तो आप लौकी ही बनाओगे। तो जैसे कोई व्यक्ति है किसी लेबोरेटरी में है, उसने कहा कि चलो न्यूक्लियर मॉडलिंग करते हैं। अब उस लेबोरेटरी में या उस इलाके उसके पहुंच में स्पिन के डाटा का है पकड़, कि उसके पास स्पिन मोमेंटम मोमेंट और क्वाड्रुपोल मोमेंट का डाटा है, तो अपना मॉडल उसी के इर्द गिर्द बनाएगा। एक दूसरा व्यक्ति है जो किसी बड़ी लेबोरेटरी में है जहाँ बहुत सारा डाटा है बाइंडिंग एनर्जी का, पर न्यूक्लियॉन का, स्टेबिलिटी का, सब कुछ, तो वो उस डाटा के साथ हैंडलिंग करेगा और उसके हिसाब से मॉडल बनाएगा। कोई व्यक्ति के पास कोई एक्सपेरिमेंटल पहुंच नहीं है, उसके पास सिर्फ मैथमेटिकल नॉलेज है, तो वो उस मैथमेटिक्स से जो कुछ हो सकता है उस पर मॉडल बनाएगा। तो मॉडलिंग में एक दिक्कत ये होती है कि हर व्यक्ति कुछ अजम्पशंस के साथ किसी प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करके अपनी मॉडलिंग करते हैं। तो जैसे अब हमारे पास क्या है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो कि एक हिस्से के बारे में बता रहा था, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बता रहा था, शेल मॉडल जो कि जो ऊर्जा स्तर के संभावित ऊर्जा स्तर न्यूक्लियस के बारे में उसके बारे में बता रहा था, और अल्फा पार्टिकल, बीटा डीके, गामा डीके, इससे डाटा लेकर के अपने मॉडल के रिजल्ट को और डाटा को मैच करा रहे थे। तो इस तरह से कुछ मॉडल, और फिर समय के साथ साथ जब दुनिया बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, एक दूसरे की जानकारी जल्दी हम लोग हासिल करने लगे। हमने आज कुछ बोला कल ही आपको पता चल गया, हमने आज कुछ लिखा तुरंत आपको पता चल गया ईमेल के थ्रू या जर्नल्स के थ्रू। तो फिर क्या हुआ, और अच्छे मॉडल डेवलप हुए, हमारे पास सबकी जानकारी आ गई कि भाई इसने स्पिन के बारे में ये कहा, इसने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में ये कहा, इसने B/A के बारे में ये कहा। मैंने उन सबको मिला करके उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके ऑप्टिकल मॉडल बना दिया। फिर हमारे ऑप्टिकल मॉडल को किसी ने पढ़ा, उसका दिमाग अलग से तरह चला, उसने उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ करके कलेक्टिव मॉडल बना दिया। फिर बहुत सारे वैज्ञानिक इकट्ठा हुए कॉन्फ्रेंस में, सबने तय किया कि हम अपनी सारी जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे, और फिर वो सारी जानकारी लेके अपनी अपनी जगहों पे गए और सब ने प्रयास करके स्टैंडर्ड मॉडल बना दिया। तो इस तरह से मॉडलिंग चल रही। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड मॉडल तक पहुंच चुके हैं, जिससे हम जितनी, मतलब सब तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी विकास जारी है, लेकिन अधिकतर चीज़ें न्यूक्लियस की आज की डेट में हम एक्सप्लेन कर ले जा रहे हैं। ये आज का हमारे पास आज तक की जानकारी है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया। चलिए आज हम एक मॉडल शुरू कर देते हैं। एक मॉडल जो है वो हम आज शुरू कर देते हैं, ताकि उसके बारे में थोड़ी सी बातें आज हो जाएं, तो अगले क्लास में उसको हम ख़त्म ही कर लें। तो कोशिश हम ये रखेंगे कि लगभग हर लेक्चर में एक टॉपिक ख़त्म होता चला जाए। तो अगर आपकी यूनिट में 7-8 टॉपिक है तो 7-8 या 9 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए भाई अगली हेडिंग लिखें, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, नील्स बोहर अगेन 1937 में वापस आते हैं, और वापस आते हैं मतलब एक और बड़ी चीज़ लेके आते हैं। देखो इन्हीं व्यक्ति ने, नील्स बोहर ने ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सोच के दायरे को बढ़ाते हुए एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो आज की डेट में भी सबसे सिंपलेस्ट मॉडल और सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो हमारे पास है एटम के बारे में, वो नील्स बोहर का दिया हुआ 1914 का एटॉमिक मॉडल है। काफ़ी सक्सेसफुल रहा और आगे आने वाले मॉडलों की आधारशिला बना। मेरे ख्याल से शायद 1937 की बात है। 1937 में नील्स बोहर फिर से आते हैं और अब की बार वो न्यूक्लियस के बारे में बताते हैं, जिसको कि हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं। हालांकि नील्स बोहर से पहले इस मॉडल की जो सबसे पहली बातचीत है वो जॉर्ज गैमो ने की थी। जॉर्ज गैमो एक बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स की दुनिया में। अगर जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, देखते हो, आप क्रिकेट के प्रशंसक हो, और अगर आप क्रिकेट सीख रहे हो तो कुछ लोग होते हैं जो आपके रोल मॉडल बन जाते हैं। पता नहीं क्या होता है ऐसा उनका जो आपको आपके साथ थोड़ा सा वाबस्ता सा लगता है, और सब जरूरी नहीं सबके वो फेवरेट हो, मे भी कोई भी हो सकता है। आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया का कोई आदमी अच्छा लग सकता है, आपको वेस्ट इंडीज़ से कोई व्यक्ति अच्छा लग सकता है। इसमें देशभक्ति वाली कोई इशू नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट अप्रिशिएटिंग अ पर्सनालिटी। क्योंकि हर कोई बड़ी मेहनत से एक बड़ा खिलाड़ी बना होता है, ऐसे नहीं कोई सोते सोते सोफ़ा पे खिलाड़ी बन जाता है।
तो आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी जिस आपसे रिलेट कर पा रहे हो, जो भी है। ऐसे ही जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स चूँकि पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, रोजगार का भी वही साधन है, तो फिजिक्स ही रात दिन वाला काम है, पढ़ना भी, पढ़ाना भी, रिसर्च भी, हर चीज़। तो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको आप पढ़ते हो, जिनके बारे में आप बार बार पढ़ते हो और आपको वो फेवरेट लगने लगते हैं। तो जो मेरे व्यक्तिगत फेवरेट जो फिजिसिस्ट हैं, आइंस्टीन तो खैर सबके फेवरेट हैं, उनकी बहुत वो है, लेकिन जॉर्ज गैमो, somehow I am very much related with the George Gamow because the way he approaches physics is my favorite way to approach the physics। मतलब फिजिक्स इज समथिंग विच इज़ ओमनी प्रेजेंट, हर तरफ मौजूद है, और आप थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखो तो आपको फिजिक्स वहाँ पर दिखेगी। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। आप सोशल डायनेमिक्स को देखो, आप सोशल बिहेवियर को देखो, आप हर तरफ उसको रिलेट कर सकते हो। तो जॉर्ज गैमो एक शुरुआती फिजिसिस्ट रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनको कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन कम से कम 3 नोबेल पुरस्कार को जीतने का इन्होंने काम किया था, कम से कम, अधिक से अधिक तो बहुत हैं। तो जॉर्ज गैमो व्यक्ति होते हैं जो सबसे पहली बार लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करते हैं। वो न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप के साथ रिलेट करते हैं, फिर धीरे धीरे बातें और आगे बढ़ती हैं, और आखिर में उस आइडिया को नील्स बोहर जब अडॉप्ट करते हैं तो नील्स बोहर अपनी जीनियसनेस के साथ में उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो नील्स बोहर लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, नील्स बोहर लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है, उसके ऊपर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला बनता है, फिर उसी समय शेल मॉडल बनता है, फिर उसी समय उन पे बढ़ते हुए कलेक्टिव मॉडल बनता है, फिर उसके बाद बीच में ऑप्टिकल मॉडल आता है। ये जो कलेक्टिव मॉडल होता है न्यूक्लियस का, इसको बनाने वाले लोगों में एक होते हैं मॉट और एक होते हैं आगा बोहर। आगा बोहर जो थे वो नील्स बोहर के पुत्र थे, और इस मॉडल के डेवलपमेंट के लिए उनको भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ऐसे कुछ पिता पुत्र की जोड़ी है। एक तो पिता पुत्र की जोड़ी है आपकी ब्रैग, विलियम ब्रैग, हेनरी ब्रैग, उनको फिजिक्स का नोबेल मिलता है, एक साथ ही मिलता है। और नील्स बोहर और आगा बोहर को भी फिजिक्स का नोबेल मिलता है अलग अलग समय में। तो पिताजी जो बता, और जे थॉमसन को और जीपी थॉमसन को भी, ऐसे 3-4 हैं हमारे फिजिक्स में ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी। तो जो लोग कहते नहीं है कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता, और इस तरह की बहुत सारी कहावतें हैं, हर तरफ कई बार ऐसा सही भी होता है पहलवान का बेटा पहलवान, होता है क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर, होता है एक्टर का बेटा एक्टर, अच्छा एक्टर, होता है नोबेल लॉरेट का बेटा नोबेल लॉरेट, अच्छा नोबेल लॉरेट, अच्छा साइंटिस्ट, पॉसिबिलिटी रहती है। खैर वो तो अलग सी चीज़ है। चलिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से पहले हम थोड़ा सा चीज़ों को दोहरा लें कि मॉडलिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही थी और हमारे क्या क्या हमारे सामने चैलेंज थे। तो यहाँ आप लिखोगे इन द इनिशियल स्टेज of theoretical development, in the initial stage of theoretical development for nuclear models, in the initial stage of theoretical modeling, in the initial stage of theoretical nuclear modeling, there were 2 major problems. Initial stage of theoretical nuclear modeling, there were 2 major problems. पहला मेजर प्रॉब्लम लिखो, there is no exact mathematical expression, there is no exact mathematical expression that is useful for the nuclear forces. There was लिखो, पिछली बार बात करें, there was no exact mathematical expression that was useful for the nuclear forces, comma, unlike
in the atomic physics case, unlike in the atomic physics case where the electromagnetic force was well defined by Coulomb's law, where the electromagnetic force was well defined by the Coulomb's law। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे एटॉमिक फोर्स में चूंकि कूलम लॉ काम करता है, तो कूलम लॉ ऑलरेडी हमारे पास था, उसका उस फोर्स का एक्सप्रेशन था, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हमारे पास कूलम लॉ की तरह ऑलरेडी पहले से न्यूक्लियर फोर्स के बारे में एक फार्मूला नहीं था। तो न्यूक्लियर मॉडल जो लोग भी डेवलप करने वाले थे, उनके सामने जिम्मेदारी थी कि उन्हें न्यूक्लियर फोर्स का एक फार्मूला भी डेवलप करना है। दिस वाज द चैलेंज। दूसरा लिखो, देयर वाज नो मैथमेटिकल मेथड्स टू फाइंड द श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन, टू फाइंड द श्रोडिंगर equation solution, to find the Schrödinger equation solution for nuclear many body conditions, for the nuclear many body conditions। ये दो प्रॉब्लम थे। एक तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का ऑलरेडी पहले से कोई फार्मूला नहीं था, और श्रोडिंगर इक्वेशन को मल्टी बॉडी कंडीशन में सॉल्व करने के सोल्यूशन का तरीका नहीं था। तो अब उस समय लोगों ने फिर कहा कि कुछ और, किसी और तरीके से अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स को अप्रोच करें। ये मैथमेटिक्स तो अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं दिख रही है। तो दो तरह की अप्रोच उस समय लोगों ने अपनाई। एक था न्यूक्लियर की मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करना, मैक्रोस्कोपिक नेचर की स्टडी करना। तो हमने दो तरह की अप्रोच अपनाई। एक होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब होता है हम मोटे मोटे तौर पर ऊपरी तरह से जो न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी उनके बारे में बात करें, जो प्रयोगों से हम देख रहे हैं। जैसे आप किसी घर को देखना चाहते हो ड्रोन से, तो ड्रोन क्या कर रहा है, घर के ऊपर चक्कर लगा रहा है, इधर से जा रहा है उधर से देख रहा है, घर के अंदर नहीं घुस रहा है, बाहर चक्कर लगा रहा है। तो इट इज़ लाइक द मैक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रो में क्या होता है, आप घर के अंदर चले गए, हर एक इंसान के कमरे में जा रहे हो, उसके वार्डरोब को चेक कर रहे हो, उसके बैग को चेक कर रहे हो। तो इट मीन्स दैट यू आर स्टडिंग द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, सूक्ष्मता के साथ। तो इसे स्थूल तरीके से, ब्रॉड तरीके से, ऊपरी तरीके से, इसका मतलब नहीं कि हम लापरवाही की बात कर रहे हैं, मतलब हम दो तरह की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप स्पिन, वेव फंक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट, इनकी बात करो तो आप थोड़ा माइक्रो में जा रहे हो। आप बाइंडिंग एनर्जी, फिजन, फ्यूजन, स्टेबिलिटी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की असमानता, इन सब की बात करो तो आप थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक हो रहे हो। तो यहाँ पे लिखो, एट द अर्ली स्टेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स At the early stage of nuclear physics, there were two main approaches. There were two main approaches. दो मुख्य approaches थी। पहला पॉइंट लिखो अगले पैराग्राफ से, in microscopic approach, the interest was in the study of। पहला पॉइंट लिखो, in microscopic approach, the interest was in the study of global properties. In the study of ग्लोबल प्रॉपर्टीज़। हमारा इंटरेस्ट किस में था, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में। ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई सच एज बाइंडिंग एनर्जी। क्या होती है ग्लोबल प्रॉपर्टी, समझ लो। सच एज बाइंडिंग एनर्जी, साइज, शेप, बाइंडिंग एनर्जी, साइज, शेप, न्यूक्लियॉन डिस्ट्रीब्यूशन, etc. Nucleon distribution etc. Full stop. For this approach, liquid drop was developed. For this approach, liquid drop was developed. तो अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये न्यूक्लियर फिजिक्स की मैक्रो अप्रोच को बिलोंग करने वाला एक मॉडल है। तो लिक्विड ड्रॉप was developed. In this model, it was assumed that
ऑल द न्यूक्लियॉन्स आर अलाइक, एक जैसे होते हैं। ऑल द न्यूक्लियॉन्स आर अलाइक अदर देन द चार्ज वैल्यूज। ऑल द न्यूक्लियॉन्स आर अलाइक अदर देन द चार्ज वैल्यूज। ये माना जाता है कि सभी न्यूक्लियॉन एक जैसे होते हैं। चार्ज, भाई चार्ज का तो डिफरेंस होता है, प्रोटॉन के पास है, न्यूट्रॉन के पास नहीं है, लेकिन उसके अलावा किसी तरह की स्पिन की प्रायोरिटी नहीं है कि भाई पॉजिटिव है तो इसके लिए स्पिन के फेवरेबल होगा, न्यूट्रल है तो इसके लिए स्पिन फेवरेबल नहीं होगी, पॉजिटिव है तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, न्यूट्रल है तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। बाकी सारे मामलों में सारे न्यूक्लियॉन एक जैसे हैं, चार्ज का उनके पास अंतर है। तो ये एक तरह का अजम्पशन था जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल अडॉप्ट करता है। दूसरा लिखोगे, इन द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्वांटम मैकेनिकल, in the microscopic approach the interest was in the study of quantum properties. In the microscopic approach the interest was in the study of quantum properties such as spin, magnetic moment, coupling of spin with orbital behavior, etc. तो यहाँ पर कौन कौन थे? स्पिन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन और एल के साथ कपलिंग है, ऑर्बिटल बिहेवियर के साथ कपलिंग है। और इसके लिए फॉर दिस शेल मॉडल वॉज डेवलप्ड। ऐसा करने के लिए शेल मॉडल डेवलप किया गया था। तो ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी सिलेबस में है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो हम इसको समझ क्या पा रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो मैक्रोस्कोपिक व्यू के हिसाब से ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए डेवलप किया गया था, और जो शेल मॉडल था वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी कि जो क्वांटम लेवल की प्रॉपर्टी थी उनको एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप किया गया था। जब हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ लेंगे तो उसी के साथ एक सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला पढ़ेंगे। इसको हम एक मॉडल नहीं कहते, एक मास फार्मूला कहते हैं, लेकिन इसने भी आगे आने वाले समय में जो एडवांस मॉडल थे उनको डेवलप करने में सहायता की थी। तो मॉडल के नाम पे हमारे पास मुख्य रूप से दो ही मॉडल है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल। सिलेबस में बहुत थोड़े से आखिर में लिखा है कि कलेक्टिव मॉडल और ऑप्टिकल मॉडल के बारे में बताओ क्वालिटेटिवली मतलब बस खाली आप उसकी बहुत गणित ना बताइए, एक जनरल सा आइडिया बता दीजिए। तो डिटेल में हमें पढ़ना है लिक्विड ड्रॉप और शेल मॉडल, और लेस डिटेल में हम जैसा कि सिलेबस कह रहा है उसको हम पढ़ेंगे आपके जो ऑप्टिकल मॉडल है और कलेक्टिव मॉडल है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली। बहुत ही बेसिक चीज़ है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के पीछे हमारे आधार क्या है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के लिए हमारी सोच क्या है। अगले क्लास में हम आपको प्रॉपर लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में पूरा बताएंगे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या क्या उसके अजम्पशंस थे, उसमें क्या क्या उसकी सक्सेस थी, उसके क्या क्या फेलियर थे, फिर उस मॉडल के अंदर जो कुछ था उसको देखते हुए कैसे फिर आगे का सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला डेवलप हुआ। ठीक है, तो फिर चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।